नमस्कार मित्रों, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और आज हम बात करने वाले हैं हमारे एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा बेसिकली अभी चर्चा में बना हुआ है, तो यानी कि करंट अफेयर का टॉपिक है। लेकिन जैसा हमारा पढ़ने का तरीका रहता है कि हम जो करंट अफेयर का टॉपिक होता है उसको साथ में जोड़ के जो हमारा स्टैटिक पोर्शन होता है उससे हम उसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस छोटे से सेशन में हम इसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड। आप लोग जानते हैं ये अभी करंट में बना हुआ है। हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा यूएसए में ये जो क्वाड सम्मेलन हुआ था इसमें भागीदारी के लिए उनके द्वारा जो है यूएसए की यात्रा करी गई। और इसी संबंध में हमें जो वेरियस न्यूज़पेपर्स हैं उनमें देखने को मिला कि ये जो क्वाड है काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ था। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो क्वाड सम्मेलन है हम सिर्फ उसी के बारे में बातचीत करके हम चीज़ों को ख़त्म कर दें। अगर क्वाड इतने अच्छे लेवल पर चर्चाओं में बना हुआ है तो डेफिनेटली कुछ जो हमारे स्टैटिक पॉइंट्स हैं जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें, उन सारे पॉइंट्स को भी देखेंगे। जैसे क्वाड से संबंधित भारत के लिए क्या रिलेवेंसी है, यानी कि भारत के लिए क्वाड क्यों महत्वपूर्ण है, चुनौतियां क्या हैं, क्या इसका बैकग्राउंड रहा है, इसकी स्थापना किस तरह से हुई है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अभी मैं आपको अभी का कॉन्टेक्स्ट बता दूं तो अभी का कॉन्टेक्स्ट ये है दोस्तों कि जो क्वाड सम्मेलन है दरअसल इस वर्ष क्वाड सम्मेलन भारत को होस्ट करना था, यानी कि भारत इसकी मेजबानी करने वाला था। लेकिन क्योंकि अमेरिका के जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं उनके कार्यकाल का ये आखिरी क्वाड सम्मेलन होना था, तो ये सहमति बनी इस चीज़ पर कि इस बार का जो क्वाड सम्मेलन है उसको यूएसए होस्ट करेगा और जो राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं वो अपने गृह राज्य में जो है इसको होस्ट करने वाले हैं या फिर उन्होंने होस्ट किया है। और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये यात्रा संपन्न करी गई और वहाँ जाके उन्होंने कई सारी बातचीतें हुई सारे देशों के साथ, जो सहयोग समन्वय हुए उनके बारे में तो हम बात करेंगे ही। और वहाँ पर जो भी भारतीय प्रवासी लोग हैं उनको भी मोदी जी के द्वारा संबोधित किया गया और कुछ विशेष घोषणाएं हैं वो भी हुई थी। चाइना का इस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, यानी कि चाइना से क्वाड का एंगल कैसा बना हुआ है, उन सारी चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको क्वाड का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि भाई क्वाड बेसिकली है क्या, जो क्वाड मेंबर्स हैं उनकी सिचुएशन या फिर उनकी लोकेशंस क्या है, आज के टाइम पे उनका स्टेटस क्या है, क्यों भारत के लिए जरूरी है चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए, ये सारी चीजें इंडिया के लिए क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें हम बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो क्वाड का सम्मेलन है यूएसए में हुआ है, मोदी जी के द्वारा उस पर वहां पर भाग लिया गया है। तो अब पहले हम जो क्वाड सदस्य हैं उन क्वाड सदस्यों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वाड मेंबर कंट्रीज हैं, यानी कि 4 मेंबर कंट्रीज हमें इसमें देखने को मिलते हैं। हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हमारा यहाँ पर भारत रहेगा। भारत से हम बात करेंगे आगे की ओर, जापान की ओर मूव करेंगे। उसके बाद जापान के बाद हम पहुंचेंगे यहाँ यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और अगेन हम वापस आएंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो जब हम इन चारों कंट्रीज को मिला देंगे इस तरह से, तो इस तरह से हमारा एक जो चतुर्भुज है ये बन जाता है जिसे हम बोलते हैं क्वाड। ठीक है, तो ये सारे जो कंट्रीज हैं वो शामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अभी यहाँ पर एक चीज को और देख लेंगे, यहाँ पर आपको इंडियन ओशियन देखने को मिल जाएगा यानी कि हिंद महासागर, और यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए जो क्वाड की बैठक है, इसलिए जो क्वाड है वो क्वाड जरूरी हो जाता है जो हमारा हिंद प्रशांत से जो क्षेत्र है वहां पर उसके संबंध में। ठीक है, तो उन सारी चीजों को हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पर आप एक बार इसकी लोकेशन जो है वो देख लेंगे। अब देख लेते हैं आगे हमारी चीजों को, जो क्वाड है इसके बारे में, जो बेसिक इसका जो इंट्रोडक्शन होने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बेसिकली ये जो क्वाड है, जो अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं हम क्वाड, इसी का सम्मेलन अभी जो है, इसी का समिट हमें यूएसए में देखने को मिला है जहां पर मोदी जी के द्वारा भागीदारी ली गई। ये इसका उद्देश्य क्या है, तो जो इंडो पैसिफिक रीजन जो मैंने आपको बताया, हिंद प्रशांत क्षेत्र मैंने आपको बताया, उस क्षेत्र में पूरे में मुक्त, खुले और समृद्ध जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करना है। यानी कि जो इंडो पैसिफिक पूरा रीजन है वो पूरी तरह से ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए और समृद्ध तरीके से वहां पर सारी क्रियाएं चलनी चाहिए। अब ये बात क्यों बोली जा रही है, तो दरअसल हम जानते हैं कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पर जो चाइना का एग्रेशन है, चाइना की जो आक्रामकता है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो दरअसल देखिए ऑफिशियली तो ये चीज नहीं बोली गई है कि क्वाड जो है उसको चाइना के अगेंस्ट में उसको एस्टेब्लिश किया है, बट इन अ रियल वे अगर हम कहें तो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की आक्रामकता को काउंटर करने के लिए ही ये जो क्वाड जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो समूह है, इसका गठन करा गया है। हालांकि ये जो
क्वाड समूह है ये कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है, कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, कोई सैन्य गठबंधन नहीं है। अभी ये एक समूह के तौर पे काम कर रहा है और ये जो चारों कंट्रीज हैं इस समूह में आपसी समन्वय और सहयोग के द्वारा इस पूरे रीजन में जो है शांति और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने की कोशिश करते हैं और जो चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता है उसको कम करने और उसको नियंत्रित करने की कोशिश करी जाती है इन कंट्रीज के द्वारा। तो दरअसल अगर हम क्वाड की जन्म की बात करें कि ये पैदा कहां से होता है, तो इसकी जो अवधारणा है वो औपचारिक रूप से सबसे पहले 2007 में, हम देखेंगे 2004 में जापान वाले एरिया में बहुत जबरदस्त भयंकर सुनामी हमें देखने को मिलती है। तो उसके बाद 2007 में जापान के जो पूर्व राष्ट्रपति शिंजो अबे साहब थे उनके द्वारा क्वाड की जो अवधारणा थी इसको कॉन्सेप्ट को लाया गया। लेकिन उस टाइम पर चाइना के अग्रेशन को देखते हुए या फिर चाइना की नाराजगी को देखते हुए ये जो क्वाड संस्था है, ये जो समूह है, इसकी स्थापना नहीं हो पाती है। उसके बाद हम बात करेंगे तो जो क्वाड समूह है इसकी स्थापना नवंबर 2017 में इसकी स्थापना में देखने को मिलेगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की किसी बाहरी शक्ति या विशेषकर जो चाइना है, अगेन यहां पर हम ध्यान रखेंगे चाइना के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए एक नई रणनीति बनाने के लिए ये जो क्वाड समूह है इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है। अब आपने करंट अफेयर में कई बार ये भी देखा होगा, एक जो एक्सरसाइज है इसका नाम है मालाबार। मालाबार दरअसल जो हमारे क्वाड कंट्रीज हैं इनके बीच में एक नेवल एक्सरसाइज होती है, उसी का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। शुरुआत में हम देखेंगे तो जो जितने भी क्वाड कंट्रीज हैं उनमें से सिर्फ जो ऑस्ट्रेलिया था यानी कि जापान, यूएसए और भारत, इन तीनों के बीच में ये होता था। लेकिन लेटर ऑन हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार जो एक्सरसाइज थी इसमें शामिल हमें देखने को मिल जाता है। ये एक इंट्रोडक्शन देख लिया बेसिकली हमने कि जो क्वाड है इसका एवोल्यूशन कैसे होता है, इसकी स्थापना कैसे होती है। अभी हम बात करेंगे कि क्वाड के लिए इतनी इंडो पैसिफिक रीजन में हम बात करते हैं तो भारत के लिए क्वाड की महत्वता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए जो क्वाड समूह है उसके बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, इनके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंस को देख लेंगे, उससे पहले इंपॉर्टेंस देखने से पहले हम देखेंगे कि जो क्वाड समूह है, जो सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन के पहले परिणामों को देखेंगे, उसके बाद चुनौतियां और जो महत्वता है उनको देखेंगे। पहले अभी जो यूएसए में जो मोदी जी के द्वारा जो भागीदारी करी गई है इस सम्मेलन में, इस सम्मेलन के जो प्रमुख परिणाम आए हैं वो करंट अफेयर्स के लिहाज से आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहले उन परिणामों को देखेंगे, क्या क्या प्रमुख घोषणाएं हुई हैं, उसके बाद हम अपने प्रमुख जो महत्वताएं होंगी उनके साथ और फिर जो चुनौतियां हैं उनके साथ एंड करने की चीजों को कोशिश करेंगे। क्वाड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में यूपीएससी मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सीधे सीधे, तो इस पीवाईक्यू को भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो प्रमुख घोषणाएं हुई हैं तो वहां पर जो क्वाड विल्मिंगटन घोषणा, यानी कि इसको क्वाड विल्मिंगटन डिक्लेरेशन भी बोल देते हैं, ये घोषणा हुई है। ये घोषणा का मतलब क्या है, तो दरअसल जो क्वाड का जो हमारा एजेंडा है यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में हमारे जो सारे कंट्रीज हैं और जो चाइना का एग्रेशन है उसको काउंटर करने का जो एजेंडा है, इसी एजेंडा को आगे सस्टेन करने के लिए, इसको आगे कंटिन्यू बनाए रखने के लिए ये घोषणा जो है, इस घोषणा को करा गया जिसका नाम है क्वाड विल्मिंगटन घोषणा। ठीक है, अगला हम बात करेंगे एक क्वाड कैंसर मूनशॉट, इसकी स्थापना करी गई है। ये किस लिए जरूरी है, तो दरअसल क्वाड कंट्रीज के बीच में जो हम बोलते हैं जो महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर होता है, स्टार्टिंग में इसका लक्ष्य यही है कि जो महिलाओं में, जो क्वाड कंट्रीज हैं, ये पूरा इंडो पैसिफिक जो फिर रीजन है, इसके बीच में जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होता है उसको पहले टारगेट किया जाएगा, उसके बाद अन्य प्रकार के कैंसर के लिए भी जो फंडिंग है या फिर जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाया जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि भाई सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो इसी को क्यों दी गई है, सर्वाइकल कैंसर को, तो दोस्तों उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो डेथ रेट होता है महिलाओं में, एक तो जो हमारा सर्वाइकल कैंसर होता है ये थोड़ा ज्यादा संख्या में होता है और इसमें जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले इसी को टैकल करने के लिए जो फंडिंग्स हैं उनकी व्यवस्था करी गई है, उन सारी चीजों को जो है टैकल करने की कोशिश करी जाती है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए इसको जो है शुरुआत करी गई है और इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले जो गर्भाशय ग्रीवा यानी कि जिसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं उसको टारगेट किया जाएगा, उसके बाद फ्यूचर में अन्य प्रकार के कैंसर हैं उनका भी सॉल्यूशन लेके आया जाएगा इसके द्वारा, जो क्वाड कैंसर मूनशॉट है इसके द्वारा। अगले अगर परिणाम की बात करेंगे तो बेसिकली इंडो पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए एक समुद्री पहल है, उस पहल का नाम है मैत्री। इस मैत्री पहल पे सहयोग समन्वय और बढ़ाने की बात करी गई है। तो मैत्री क्या काम करेगा, तो दरअसल जितने भी हमारे जो क्षेत्रीय जल में अवैध गतिविधियों को रोकने के साथ साथ निगरानी, सुरक्षा और कानून प्रवर्तन को बढ़ाना है, यानी कि इंडो पैसिफिक वाला जो भी हमारे जो आसपास के देश हैं उनका जो क्षेत्रीय जल है वहां पर शांति स्थापित करने के लिए, वहां पर उनका जो अपना कानून है उस कानून की स्थापना करने के लिए और जो वहां पर इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, साथ साथ निगरानी, सर्विलांस को बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी
सिक्योरिटी और जो कानून का कार्यान्वयन है उसको बढ़ाने के लिए मैत्री जो पहल है इस पर और ज्यादा जोर दिया गया है। तो मैत्री पहल के बारे में भी हमने यहाँ पे देख लिया। आगे अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिया के द्वारा 2025 में जो मैत्री कार्यशाला है इसको पहला मतलब जो है इंडिया के द्वारा 2025 में इसको होस्ट किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। इसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य हमारा ये था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे और हम देख लेते हैं क्या क्या हमारे जो महत्वपूर्ण परिणाम थे वो रहे थे। तो यहां हम देखेंगे क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन, इसको भी यहां पर लॉन्च करा गया। अब नाम से आप देखेंगे क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमारे पानी के जहाज होते हैं उनके पर्यवेक्षण के लिए एक मिशन लॉन्च करा जाएगा 2025 में। ये आयोजित किया जाएगा। और ये किस लिए आयोजित किया जाएगा? तो जो हमारे क्वाड कंट्रीज हैं इनके जो कोस्ट गार्ड है यानी कि जो तट रक्षक बल हैं उनके द्वारा सुरक्षा और इंटरऑपरेबिलिटी जो कैपेसिटी है यानी कि अंतर संचालन क्षमता, यानी कि सारे देशों के जो क्वाड कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक वाले एरिया में उनके आपस में जो तटरक्षक बल हैं उन सबके बीच में सहयोग और समन्वय को स्मूथ करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इसको जो है लॉन्च करा जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है 2025 में। आगे हम बात करेंगे तो क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क है, इसके बारे में बात करी जाएगी। ये जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है इसके बारे में देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वायु परिवहन यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट क्षमता को और साझा किया जाएगा, सामूहिक लॉजिस्टिक्स की ताकत का लाभ उठाया जाएगा, यानी कि एक देश दूसरे देश को एयर जो है लॉजिस्टिक में सपोर्ट करेगा। यानी कि अगर लॉजिस्टिक संबंधी जो चुनौतियां हैं चारों देश अपने आप में एक दूसरे को सहयोग देंगे तो लॉजिस्टिक के स्तर पर इस तरह से दोनों जो चारों देश हैं वो जो है सहयोग करेंगे। उसके साथ साथ जो आपदा यानी कि जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनके लिए ज्यादा सक्षम बनाया जाएगा इन चीजों को क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के द्वारा। यानी कि अगर इन कंट्रीज में से किसी भी देश में कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो सभी देश एक दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय है उस पर काम करेंगे और उसमें ये जो वायु परिचालन या फिर वायु परिवहन है इसका भी बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करा जाएगा। आगे हम बात करेंगे अगला जो परिणाम आया इसका निकल के क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप, यानी कि देखो यहाँ पर पोर्ट्स की बात करी जा रही है, यानी कि जो हमारे बंदरगाह होते हैं तो इन सारे कंट्रीज में जो बंदरगाह हैं जो कि एक देश के व्यापार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन बंदरगाहों के बेहतर विकास के लिए ये सारे जो देश हैं एक दूसरे का सहयोग और समन्वय करेंगे। एग्जैक्टली वही चीज यहां पर बोली जा रही है। स्थायी और लचीले बंदरगाह जो ढांचा है इसका विकास करना, इसके समर्थन के लिए इसको जो है यहां पर लॉन्च करा गया, देखा गया। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सेमीकंडक्टर है उसकी आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए यहां पर काम करा जा रहा है। यानी कि हम जानते हैं, अगर हम स्पेशली भारत के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो सेमीकंडक्टर है एक ऐसी चीज होती है कि इसका यूज हम छोटी से छोटी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें करते हैं, जो भी आप डेली यूज की डिवाइसेस देखते हैं उनमें भी। तो दरअसल सेमीकंडक्टर के लिए जो भारत देश है वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट पर निर्भर है, आयात पर निर्भर है, और वो सारी चीजें आयात होती हैं सबसे ज्यादा चाइना से। तो इसका मतलब ये है सेमीकंडक्टर्स के लिए हम लोग चाइना पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। तो यहां पर कोशिश ये करी जा रही है कि चाइना की बजाय अब सेमीकंडक्टर के लिए जो इंपोर्ट है उसको हम डाइवर्सिफाई करें। इवन हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंगापुर के साथ हम लोग मिलके उसका जो प्रोडक्शन है या फिर उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी स्पेशलिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हम बात करेंगे दुर्लभ जो खनिज है वो पाए जाते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं सेमीकंडक्टर के बारे में, तो देखिए डेली सुबह 9 बजे मेरे द्वारा ही इसी सेम चैनल पर डीएनए यानी कि डेली जो न्यूज एनालिसिस है द हिंदू का वो किया जाता है हिंदी लैंग्वेज में ही, बहुत इजी लैंग्वेज में। तो वहां पर जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड या फिर जो इंपोर्ट वाली जो चीजें कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, इसको बहुत ईजी लैंग्वेज में और बहुत डिटेल में मैंने वहां पे कराया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर से 9 बजे वहां भी उपस्थित हों, क्योंकि अभी देखेंगे मेंस एग्जाम में सीधे सीधे सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं। जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है यानी कि जो न्यूज़ करंट अफेयर होती हैं उनका एनालिसिस आने वाले टाइम पे मेंस एग्जाम में और ज्यादा बढ़ने वाला है। इस बार भी आपने देखा कि सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर से, तो आप जरूर से वहां पर उपस्थित हों। वापस आते हैं, जैसा मैं बता रहा था यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर वाली चीजें हैं कि सेमीकंडक्टर के लिए जो हमारी आपूर्ति श्रृंखला है उसको और ज्यादा लचीला बनाना, रेजिलियंस बनाना। अब उसको हम लचीला कैसे बनाएंगे? तो अभी तक तो हम चाइना पे निर्भर थे बहुत ज्यादा, अब हम चाइना के अलावा और जो हमारे क्वाड सदस्य देश हैं उन देशों के साथ भी हम जो है टाई अप करेंगे। इवन जैसा मैंने बताया कि हम अपने देश में बनाने के लिए भी सिंगापुर जैसे देशों के से उनसे टाई अप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बेसिकली उनके पास जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे अगर हम बात करें दुर्लभ खनिजों की, तो वो भारत के पास भी है, लेकिन हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास स्पेशलिटी नहीं है, और वो सिंगापुर के साथ है। तो हम उन चीज़ों को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उसी दिशा में, ताकि हम चाइना के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उस निर्भरता को कम
किया जा सके। तो ये सारी चीज़ देखी हमने, ये जो परिणाम आए थे इनके बारे में। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे जाने से पहले कुछ और जो अन्य घोषणाएं छोटी मोटी उनको भी देख लेंगे। तो अन्य घोषणाओं में देखेंगे कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक क्वाड प्रयास, यानी कि एनर्जी के सेक्टर में भी जो है कॉपरेशन करेंगे हमारे सारे कंट्रीज हैं। उसके साथ हम देखेंगे तो छात्रों के लिए एक नई उपश्रेणी के तहत भारत द्वारा क्वाड SETM फेलोशिप है, इसकी बात करी गई, यानी कि STEM स्टेम हम जिसको बोल देते हैं। स्टेम का मतलब क्या होता है, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो यानी कि फेलोशिप, ताकि स्टूडेंट्स को बेहतरीन तरीके से जो पढ़ाई करने के संबंध में, जो छात्रों के स्तर पर जो हमें उनको टेक्निकल पढ़ाई करनी होती है अलग अलग क्षेत्रों में, स्टेम जो फील्ड होते हैं इनमें, तो उसके लिए उन लोगों को आसानी हो सके, इस क्षेत्र में भी सहयोग करने की बात करी गई है जो क्वाड कंट्रीज हैं उनके बीच में। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी थी, इस पर स्पेशल आर्टिकल देखे गए थे कि लगभग 297 ऐसी भारत की सांस्कृतिक कुछ जो चीजें थी, प्राचीन भारतीय वस्तुएं थी, इनको अमेरिका से वापस लौटाने की जो बाइडेन के द्वारा पेशकश करी गई। हम और आप जानते हैं कि जो हमारी प्राचीन वस्तुएं होती हैं, जो प्राचीन धरोहर होती हैं, कुछ ऐसी जो मूवेबल होती हैं, ऐसी चीजों की तस्करी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनका एक जो तस्कर लोग होते हैं उनको एक बड़ा मूल्य, अच्छा मूल्य देखने को मिलता है। तो ऐसी बहुत सारे देशों में हमारी चीज देखने को मिलेंगी, और लगभग अगर ओवरऑल वर्ल्ड से हम बात करें तो लगभग ऐसी 600 से ज्यादा ऐसी वस्तुओं को हमने वापस करा है। तो अभी हाल फिलहाल में हम बात करें तो यूएसए के द्वारा लगभग 297 यानी कि 300 के लगभग ऐसी प्राचीन वस्तुओं को हमें लौटाया, वापस किया जा रहा है, जो कि वहां तस्करी या स्मगलिंग के द्वारा वहां पर पहुंचाई गई हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है अपडेट, सारी अपडेट थी हमारी इस ये जो क्वाड सम्मेलन हुआ था इसके संबंध में, जो सारी अपडेट थी हमने देख ली कि किस किस क्षेत्र में हम जो है कोऑपरेट करने वाले हैं क्वाड कंट्रीज के साथ में। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप मेंस आंसर लिखेंगे तो आपको सारी चीजें पता होना चाहिए कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है, चुनौतियां क्या हैं, उन सारी चीजों को हमें पता होना चाहिए। और इन चीजों को मैं आपको शॉर्ट नोट्स में माइंड मैप्स की सहायता से याद कराने की कोशिश करता हूं, ताकि देखिए अगर ये जो स्लाइड भर के आपको लेके आऊंगा तो हो सकता है आपको पढ़ने में भी मजा ना आए, प्लस आपको चीजें याद भी ना रहें। लेकिन ऐसे जो माइंड मैप्स होते हैं ना, अगर आपने सिर्फ कीवर्ड्स को याद कर लिया, इनको बार बार रिवाइज कर लिया, तो आप अपने मेंस एग्जाम में इनको एलाबोरेट करके, इनको लैंग्वेज देके बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। क्योंकि इस बार अगेन मैं कह रहा हूं कि जो ऐसी करंट अफेयर की एनालिसिस वाली न्यूज है, इनसे डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए ये ऐसी चीजें, ऐसा एनालिटिकल जो पार्ट होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो क्वाड है, इंडो पैसिफिक रीजन है, इसमें जो क्वाड की इंपॉर्टेंस है वो इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है, इतनी ज्यादा हलचल क्यों होती है क्वाड में जब भी कोई सम्मेलन होता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों होती है। तो जैसा मैंने बताया कि पहली बात तो ये कि चीन की आक्रामकता को या फिर चाइना को काउंटर करने के लिए ये सारे जो कंट्रीज हैं, इन सारी कंट्रीज के द्वारा ये जो समूह है इसका गठन करा गया। उसके बाद हम बात करें तो क्षेत्रीय सुरक्षा और संतुलन, अगेन मैं इसी चीज को यहां पर डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उस रीजन में जो चीन की आक्रामकता है, इस चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए या कम करने के लिए, यानी कि पूरे विश्व स्तर पर जो शक्तियों का संतुलन है, किसी क्षेत्र विशेष में किसी एक राष्ट्र की जो प्रभुसत्ता वहां पर नहीं स्थापित होनी चाहिए, उन सारी चीजों से रिलेटेड ये इन चीजों को करने के लिए जो क्वाड है इसकी महत्वता बढ़ जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि आए दिन चाइना का अग्रेशन हमें देखने को मिलता है, इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उस पूरे क्षेत्र में। उसके बाद कूटनीतिक संतुलन और स्वतंत्र विदेश नीति, यानी कि जितने भी हमारे उस इंडो पैसिफिक वाले क्षेत्र में जितने राज्य हैं, उनका अगर हम बात करें तो उनकी डिप्लोमेसी है वो पूरी तरह से, उनकी जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र रहनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि वो चाइना के दबाव में रहें या फिर चाइना उन्हें अपने किसी भी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करे। यानी कि जो हम उद्देश्य देख रहे थे क्वाड का, कि यहाँ पर जो मुक्त और खुला और सारी तरह से, यानी कि जो कानूनी गतिविधियां, उन सारी चीजों को इंश्योर करने की कोशिश जो है यहाँ पर करी जा रही है। उसके बाद प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला। अभी हमने क्वाड सम्मेलन के जब रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे थे तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी अगर ऐसा कोई भी प्राकृतिक आपदा किसी भी देश के ऊपर आती है तो सारे कंट्रीज एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसका भी यूज हमें देखने को मिलेगा उस चीज में। तो इसका रिलीवेंस हमारे लिए इसलिए भी है कि मान लीजिए सारे कंट्रीज में से, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में या फिर क्वाड कंट्रीज में किसी भी देश में कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो हम सभी एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे और हाजिर रहेंगे। आगे इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे तो तकनीकी सहयोग और विकास। डेफिनेटली जैसे मैं आपको चीजें बता रहा था, यानी कि टेक्निकल स्तर पर हर एक फील्ड में हम देखेंगे तो आपस में हम कॉपरेशन करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया ना सेमीकंडक्टर वाला, कि सेमीकंडक्टर के स्तर पर हम सारे जो कंट्रीज हैं, चाइना के साथ में हमारी जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको और ज्यादा लचीला बनाने के लिए, चाइना पर जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए इन सारे देशों के साथ भी कॉपरेशन करने की जो है यहाँ पर प्रयास करे जा रहे हैं, ताकि चीन के ऊपर निर्भरता है ओवरऑल उसको कम किया जा सके। ठीक है, और ओवरऑल डेवलपमेंट में सारे जो
देश हैं वो सहयोग करेंगे। आर्थिक सहयोग और व्यापार, यानी कि हम जानते हैं कि जो हमारा व्यापार है आज के टाइम पे हम बात करेंगे तो चीन के साथ हमारा बहुत बड़ा व्यापार चलता है और उसमें जो निर्यात है हमारा निर्यात कम रहता है, जबकि आयात हम चाइना से बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यानी कि हमारा जो व्यापार है उस व्यापार को भी डाइवर्सिफाई करने के लिए या फिर जो क्वाड हमारे जो मेंबर हैं उन मेंबर्स के साथ हमारा जो व्यापारिक संबंध है उनको बढ़ावा देने के लिए, हमारे ट्रेड रिलेशन है उनको बेटर करने के लिए और जो व्यापार है उन देशों में भी बढ़ाने के लिए इस स्तर पर भी हम क्वाड कंट्रीज के साथ कॉपरेशन करेंगे। तो इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे थे, यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करेंगे, तो इस क्षेत्र में यानी कि अगर हम बात करें तो जो मैंने आपको मैप दिखाया था, भारत के लिए जो इंडो पैसिफिक रीजन है रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे नियर बाई एरिया है। अगर उस एरिया में चाइना का प्रभुत्व बहुत ज्यादा बढ़ता है, फिर चाइना आक्रामक होता है, तो डेफिनेटली ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अगर हम ये चीज देखें कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो डेफिनेटली जो चाइना है इसके एग्रेशन को काउंटर करने के लिए इससे जो वैश्विक जो शक्ति संतुलन है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है उस रीजन में चाइना की ही ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उन चीजों को रोकने के लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो क्वाड सम्मेलन है, जो कि और अन्य हमारे जो सारे देश हैं इनके साथ मिलकर हम इस चीज पर काम कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे बहुपक्षीय सहयोग, यानी कि हम बात करें जो अन्य तीनों हमारे मेंबर हैं, जापान रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा, यूएसए रहा, तो इन देशों के साथ भी जब ओवरऑल हम जब क्वाड पे बैठ के बात करेंगे तो हम अगर बात करें तो जो बहुपक्षीय सहयोग यानी कि हमारे डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो रिलेशन है उन रिलेशंस में भी बेहतरी होगी और बहुपक्षीय जो सहयोग है हमारा इन देशों के साथ वो भी बहुत ज्यादा बेहतर होगा और ओवरऑल ये हमारे लिए फायदे का जो है मामला साबित होगा। तो ये हमने इंपॉर्टेंस की बात करी कि आपको जब भी क्वाड की महत्वता लिखने के लिए आ जाए आप इन सारे पॉइंट्स को लिख के उनको एलेबोरेट करेंगे, आपका काम बन जाएगा बहुत शानदार तरीके से। अब हमने महत्व की बात कर ली, लेकिन दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। महत्व तो हमने देख ही लिया, अब हम कुछ मुद्दे और चुनौतियों के बारे में बात करेंगे कि ठीक है हम सारे कॉपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हमें दिख रहा है, लेकिन क्या कुछ चुनौतियां भी हैं क्वाड के सामने। तो देख लेते हैं जो कुछ मुख्य चुनौतियां हैं उनके सामने हम बात करेंगे। चीन का आक्रामक रुख, यानी कि जब भी क्वाड का समिट होता है चाइना आग बबूला हो जाता है, चाइना गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है। अब वो सारी चीज़ें ठीक हैं, उन कंट्रीज़ के लिए तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन भारत के लिए थोड़ा मामला अलग है क्योंकि हमारी जो है सीमा लगती है चाइना के साथ और ये चाइना की पॉलिसी है कि जब भी चाइना को कोई चीज़ नागवार गुजरती है तो चाइना जो LAC है हमारा जो सीमा लगती है हमारी उस पर, वहाँ पर उसका जो रुख है वो आक्रामक हो जाता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो क्वाड है, चाइना हमारे क्वाड को क्या बोलता है, एशियाई नाटो, यानी कि एशियाई नाटो बोलता है और ये बोलता है कि बेसिकली ये जो हमारा ये क्वाड है, ये क्वाड चीन के अगेंस्ट एक सैन्य गठबंधन है, ऐसा आरोप लगाया जाता है चाइना के द्वारा, जबकि ऑफिशियली हम बात करें तो ऐसी चीज नहीं है। अभी बस एक ये समूह के तौर पे काम कर रहा है और इसी पॉइंट को हम आलोचनाओं में भी देख लेंगे इसको कि भाई अभी ऐसा ऑफिशियल इसका कोई ऐसा कोई औपचारिक तरीके से कोई ऐसा उद्देश्य नहीं रखा गया है और ना ही ये सैन्य गठबंधन के तौर पर काम कर रहा है, हालांकि अभी यहाँ पर हमारा इतना जानना जरूरी है। उसके बाद आंतरिक आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां, यानी कि अगर मान लीजिए 4 कंट्रीज हैं हमारे क्वाड में, अब मान लीजिए अगर चारों देशों से हमारा जो सहयोग समन्वय है वो चल रहा है, अब एक देश में किसी में कोई आर्थिक समस्या आती है, मान लीजिए यूएस का जो मार्केट है वो डाउन हो जाता है, वहां पर रिसेशन जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, तो दोस्तों इसका मतलब ये है जब हमारे उनसे व्यापारिक और आर्थिक संबंध ज्यादा बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है अगर आग वहां लग रही है तो चिंगारी हमारे यहाँ भी लगेगी। ठीक है, यानी कि एक कंट्री के साथ में अगर कोई इश्यू होता है तो दूसरे जो कंट्रीज हैं वो जरूर इंपैक्टेड होंगे और डेफिनेटली भारत पर भी इसका नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ राजनीतिक चुनौतियां, मान लीजिए अभी मान लीजिए किसी पार्टी की सरकार है इन्हीं सारे चारों देशों में, कुछ टाइम में किसी और पार्टी की यानी फिर कोई और सत्ता में आ गया तो उनके साथ कैसे रिश्ते हैं, ये सारी चीजें भी ये जो क्वाड है इसकी निरंतरता पर क्वेश्चन मार्क लगाती हैं या फिर जो है कुछ ना कुछ अस्थिरता पैदा कर देती हैं इनके जो रिश्ते हैं उनके बीच में। अगला हम बात करेंगे गठबंधन की स्पष्ट दिशा का अभाव, यानी कि यहां पर सीन ये है कि ये जो हमारा क्वाड है ना, इसका अपना कोई एक ऐसा मोटो नहीं है, अपना कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि औपचारिक रूप से लिखित रूप से हो। जब मुद्दे की बात आती है तो सिंपल सी बात ये हो जाती है कई बार कि अपनी अपनी डबली अपना अपना राग, ऐसी चीजें हो जाती हैं। यानी कि हम बोलते तो ये हैं क्वाड के जब सम्मेलन होते हैं कि हम चारों मिलकर सहयोग करेंगे, चारों आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, चाइना को ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन रियलिटी जब हम अपनी अपनी चीजें देखते हैं तो फिर अपने आप को ज्यादा हम फोकस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें भारत का तो इशू है चाइना के साथ में, बॉर्डर इशू है हमारा, ये देखेंगे व्यापारिक इशू भी है, आयात निर्यात जो डेफिसिट है हमारा वो मैंने आपको बताया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया उसको एंगल देखता है अपना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी व्यापारिक जो रिश्ते हैं चाइना के साथ बहुत बड़े स्तर पर व्यापार होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में वो इशू है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ज्यादा आंखें दिखा नहीं सकता चाइना को। तीसरा हम बात करें यूएस की,
तो यूएस के अपने सुपर पावर वाले हित हैं, इंडो पैसिफिक में यूएस की अपनी बढ़त हासिल करने वाले हित हैं। इसी प्रकार से जो जापान वाला एरिया है उसका भी अपना टेरिटोरियल वाले जो विवाद हैं, सारी चीजें वो देखने को मिल जाती हैं। तो यानी कि एक कोई प्रमुख या फिर जो कोई साझा उद्देश्य नहीं है, सबका बस बात करते हैं जब सम्मेलन होता है, लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकली उन चीजों को फॉलो करने की तो फिर सभी इंडिविजुअली जो है उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ी चुनौती होगी। उसके बाद सदस्य देशों के हितों में अंतर, अगेन मैंने वही जो चीज बताई कि अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग, यानी कि सामूहिक रूप से कोई एक मुख्य मुद्दा हम जो है आगे नहीं लेके आते इन सारी चीजों के संबंध में। उसके बाद अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ तालमेल, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि जब हम क्वाड के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे और भी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, एससीओ रहा, आसियान रहा, ये कंट्रीज रहे, उसके साथ साथ हमारा ब्रिक्स कंट्रीज रहे। तो इन कंट्रीज के साथ में भी जो सहयोग समन्वय, या फिर हम बात करेंगे जहां चाइना अवेलेबल है, जैसे ब्रिक्स के बारे में हम बात कर लेंगे, एससीओ के बारे में बात कर लेंगे, तो इनमें भी जो कॉपरेशन है वो हमें देखने को मिलता है। अगर हम क्वाड के साथ चीजें ऊपर नीचे करते हैं तो डेफिनेटली फिर यहाँ इन स्तर पर चीजें बिगड़ने की जो संभावना है वो हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ प्रमुख जो चुनौतियां थी, बड़ी प्रॉब्लम्स थी, हमें इस तरह से इन चीजों को देखना पड़ेगा। यानी कि हमारे लाभ भी हैं लेकिन हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। तो हमें एक बैलेंस वे में, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे सामने जो आगे की राह के तौर पर हम देखेंगे कि हमें भी एक प्रैग्मेटिक पॉलिसी को निर्धारित करते हुए अपने राष्ट्र के हित में जो निर्णय हैं वो लेने की आवश्यकता है। और वो निर्णय जो है बहुत ही बैलेंस्ड होने चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि जो यूएस के साथ या फिर इन सारी कंट्रीज के साथ सहयोग की तो आवश्यकता हमें है ही है, लेकिन ये चीजें इतनी ज्यादा भी नहीं बिगड़नी चाहिए कि जो चाइना के साथ फिर बॉर्डर पर सारे इश्यूज हमें देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक बैलेंस अप्रोच रखनी होगी अपने आंसर राइटिंग में। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है हमने इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस किया बिकॉज 2020 के मेंस एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अब आपके सामने जो इमेज है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि जो क्वाड है ये वर्तमान समय में एक सैन्य गठबंधन से एक व्यापारिक ब्लॉक में परिवर्तित हो रहा है, चर्चा करें। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि सैन्य यानी कि मिलिट्री अलायंस नहीं, मिलिट्री अलायंस की बजाय जो व्यापारिक ब्लॉक है इसमें चेंज हो रहा है। यानी कि किस किस स्तर पर हम किन किन कंट्रीज के साथ जो ट्रेड के स्तर पर कॉपरेट करने की कोशिश करते हैं, और जो सारे पॉइंट मैंने आपको बताए वो पॉइंट आप लिख देंगे तो जो है आपका जो पूरा आंसर है वो बन जाएगा। ये जो है हमारा पूरा क्वेश्चन आया था। उसके बाद छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो अनअकैडमी का लास्ट लाइव बैच है 2025 के एग्जाम को जो है टारगेट करके, ये लास्ट बैच होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंग्लिश में रहेगा आपके लिए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजों में। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी, साथ में सी सेट भी आपको इसको मिलेगा। इतना ही नहीं, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, उसके साथ साथ प्रीलिम्स मींस दोनों के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी विद एवेल्युएशन, यानी कि आपको जांच और परखा भी जाएगा इसके अंतर्गत। उसके साथ इसमें स्पेशल आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी, डाउट सेशंस भी होंगे और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे कोर्सेज का। यानी कि अनअकैडमी की सबसे अच्छी बात ये होती है, अगर आप एक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी से रिलेटेड सारे एक्सेस आपको मिल जाते हैं। ये एक सबसे बेस्ट पार्ट है अनअकैडमी का, ये है। तो इसमें ये जो इंडिया के बोल सकते हैं जो टॉप एडुकेटर्स हैं हमारे अनअकैडमी के, इस बैच में आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप प्रतीक नायक सर देखेंगे, मधुकर सर देखेंगे, मुणाल सर और सुदर्शन सर और सिद्धार्थ अरोरा सर, ये जो सारे टॉप फैकल्टीज हैं ये इस बैच में मिलने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हैं। और आप अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स अगर परचेज करते हैं तो आप एक कोड यूज कर सकते हैं SHUBH शुभ 50, ये मेरा कोड है। अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको एक डिसेंट अमाउंट में जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी, हमने जानने की कोशिश करी कि अभी जो हमारा क्वाड का सम्मेलन हुआ है उसमें क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, उसके साथ भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है क्वाड, क्वाड का पूरा एवोल्यूशन है, विकास गठन कैसे हुआ, और क्वाड के समक्ष जो चुनौतियां हैं वो क्या चुनौतियां हैं, हमें क्या करने की आवश्यकता है। उसके साथ हमने जो मेंस का पूरा जो आंसर था, यानी कि मेंस का जो क्वेश्चन था, कैसा क्वेश्चन इस टॉपिक से ऑलरेडी आ चुका है, सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आशा करता हूं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपका कोई शिकायत या सुझाव है तो आप अपना कमेंट में खुले दिल से आप अपना शिकायत सुझाव ड्रॉप कर सकते हैं। जैसा भी आपका रिव्यू रहा है इस वीडियो से रिलेटेड, डेफिनेटली उस पर विचार किया जाएगा। तो आशा करते हैं आपकी ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करी होंगी। इसी तरह से पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।